हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदयानंद भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम इस वीडियो में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो चैप्टर है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, जिसको हम व्यावसायिक सुरक्षा और पेशागत सुरक्षा के नाम से जानते हैं, उससे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का हम चैप्टर वाइज सॉल्व करा रहे हैं और वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चाहे तो आप उसे एक एक करके अपने सीबीटी एग्जाम को प्रिपरेशन को मजबूत कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस चैप्टर को हम सॉल्व करने से पहले थोड़ी सी इसकी महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बता देते हैं आपको। यह जो चैप्टर है सभी ट्रेड के लिए है और ट्रेड थ्योरी में पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, चाहे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हो या फिटर ट्रेड हो, चाहे मैकेनिक डीजल हो। आपका फर्स्ट जो चैप्टर है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ ट्रेड थ्योरी में, उसे यह चैप्टर मिलती जुलती है। तो आप वीडियो का एंड तक बने रहिएगा और सभी क्वेश्चन को हम बेहतरीन तरीका से सॉल्व करेंगे और जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट होगी उसको हम बीच बीच में आपको बताते चलेंगे। तो आइए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी का अर्थ क्या होती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। बात हुई है प्राथमिक चिकित्सा यानी कि फर्स्ट एड की, तो थोड़ी सी इसके बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर के आने से पूर्व किए जाने वाले उपचार को प्राथमिक उपचार के नाम से जानते हैं। प्राथमिक उपचार की तब आवश्यकता होती है जब किसी कारणवश दुर्घटना होती है, चाहे एक्सीडेंटियल हो या इंडस्ट्रियल हो या किसी प्रकार की दुर्घटना हुई हो। तो थोड़ी सी इसके बारे में हम जान लिए। अब आइए इसका राइट ऑप्शन को देख लेते हैं। इसका राइट ऑप्शन जो होगा पहला का बी के साथ चला जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एयरवे यानी कि वायुमार्ग, ब्रीदिंग मैंने श्वास लेना, और सर्कुलेशन मैंने परिसंचरण, यानी कि राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। किस डेसिबल पर ध्वनि खतरनाक प्रदूषण बन जाती है। यहाँ बात हुई है डेसिबल की, तो ध्वनि स्तर को हम डेसिबल में मापते हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और डेसिबल को हम डीबी के द्वारा डिनोट करते हैं, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। और 80 डेसिबल से जो अधिक यानी कि 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को हम शोर के नाम से भी जानते हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और इसका राइट जो ऑप्शन होगा आप समझ गए होंगे, बी के साथ चला जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भूकंप को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है या किस यंत्र से मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग जानते होंगे, भूकंप को हम सिस्मोग्राफ के द्वारा मापते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो होगा बी के साथ चला जाएगा। और कहीं कहीं एग्जाम में पूछ देता है दोस्तों कि भूकंप की तीव्रता को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है या किस स्केल के द्वारा मापा जाता है। तो वहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा, भूकंप की तीव्रता को हम रिएक्टर स्केल पर मापते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और इस यंत्र का जो मापांक होती है, मापांक बिंदु 0 से 10 तक होती है। तो 7 से ऊपर वाला जो होती है मान, वो जान माल की नुकसान उसमें हो जाती है, इसलिए इसको आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिर की सुरक्षा किसके माध्यम से की जाती है। तो ये इजी क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते हैं। आप हमेशा बाइक को चलाते होंगे तो वहाँ पर हेलमेट का यूज करते हैं, अपनी सिर की सुरक्षा के लिए हेलमेट का प्रयोग करते हैं। तो इसका भी कहावत है कि जान है तो जहान है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये हो जाएगा हेलमेट। हेलमेट के माध्यम से हम सिर की सुरक्षा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, अग्निशमन पद्धति में स्टारवेशन है, यानी कि अग्निशमन जो पद्धति होती है उसमें स्टारवेशन का मतलब क्या होता है। तो कहीं कहीं स्टारवेशन पूछ देता है और कहीं कहीं स्टारविंग पूछ देता है, दोनों सेम है दोस्तों, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अग्निशमन पद्धति में स्टारवेशन का मतलब होता है ईंधन तत्व को अलग करना। इसके अलावा कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है, जैसे कि स्मूथरिंग, कूलिंग। इन तीनों विधि के द्वारा आग बुझाने में हमको मदद मिलती है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा 5वां का सी के साथ चला जाएगा। एलिमिनेशन ऑफ फ्यूल यानी कि ईंधन का उन्मूलन, राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, नौकरी की चोटों और बीमारी पर पैसा, समय और प्रयास खर्च करें, इन नुकसानों को प्रतिबंधित करने का सबसे व्यवहारिक तरीका क्या है। तो इसका 3 ऑप्शन यहाँ पर है और एक ऑप्शन यहाँ पर डी दिया हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा
इन सभी नुकसानों पर प्रतिबंधित करने का जो व्यवसायिक तरीका है सबसे, वो यहाँ पर राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। इफेक्टिव सेफ्टी एंड लॉस कंट्रोल प्रोग्राम, प्रभावी सुरक्षा और हानि नियंत्रण जो कार्यक्रम होती है, इसके अंतर्गत राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ओजोन परत बना होता है। तो इसका राइट आप लोग आंसर जान रहे होंगे। ओजोन परत जो होती है O3 से मिलकर बनी होती है, यानी कि 3 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बनी होती है। ओजोन परत जो होती है ऑक्सीजन की अपरूप होती है, इसे हम O3 के द्वारा डिनोट करते हैं। और यह जो परत होती है सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सोखने में मदद करती है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा सी के साथ चला जाएगा। और इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। नए उपयोगी उत्पाद को परित्यक्त सामग्री का पुनः संस्करण कहलाता है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा 8वां का, वो बी के साथ चला जाएगा। रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल उसे कहा जाता है, पुनः संस्करण। रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल का मतलब होता है सामग्री का पुनः चक्रण, मटेरियल का पुनः चक्रण। अब बात हुई है रिसाइकलिंग की, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। नए उपयोगी उत्पादों में मटेरियल का पुनः संस्करण करना ही रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल कहलाता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए देख लेते हैं। सजीवों का उनके पर्यावरण के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा उसे हम पारिस्थितिकी कहते हैं। सजीवों का अनेक पर्यावरण के संबंध का अध्ययन जो है पारिस्थितिकी कहलाता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा इकोलॉजी, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बात हुई है पारिस्थितिकी की, तो आइए इसके बारे में भी थोड़ी सी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत समस्त जीव तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसे हम इकोलॉजी कहते हैं। इसे आप ध्यान में रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। पर्यावरण बचाने के लिए 3R है, यानी जो पर्यावरण बचाने के लिए 3R का प्रयोग करते हैं, वो 3R कौन कौन से होते हैं, यह पॉइंट को आपको चूज करना है। तो 10वां का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी के साथ चला जाएगा। रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। रिड्यूस का मतलब होती है कम उपयोग, रिसाइकल का मतलब होती है पुनः चक्रण, और रीयूज का मतलब होती है पुनः उपयोग, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा डी के साथ चला जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपन और विकिरण किसके अंतर्गत आता है, या विकिरण कंपन और विकिरण के अंतर्गत आता है, यानी किस खतरे के अंतर्गत आता है, ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो फिजिकल हजार्ड, यानी कि राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अब बात हुई है फिजिकल हजार्ड की, तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। भौतिक खतरा के अंतर्गत क्या क्या आती है, इसके बारे में भी थोड़ी सी जान लेते हैं। इनऑर्गेनिक खतरा, विकिरण, गर्मी और ठंडा, तनाव, कंपन, शोर आदि इस खतरे के अंतर्गत आती है। तो वहाँ पर सेफ्टी ऑफिसर जो होगी वो किसी इंडस्ट्री या कंपनी में काम कर रहे मजदूर लोग का जो ख्याल रखेगी सेफ्टी का, वो सेफ्टी ऑफिसर रखती है। और फिजिकल हजार्ड के अंतर्गत होने वाली दुर्घटना से कैसे कम किया जा सके उसके बारे में यह हमेशा ध्यान देती है। तो इसके बारे में आप लोग बहुत बेहतरीन तरीक़ा से समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव प्रेरित खतरा कौन सी है? तो मानव द्वारा जो उत्पन्न इंड्यूस खतरा जो है उसको बताना है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा वो ए के साथ चला जाएगा, लैंड स्लाइड। अब बहुत लोग के मन में आएगा कि लैंड जो स्लाइड होता है वो प्राकृतिक होती है, मानव प्रेरित नहीं होती है। तो होती है, आपको हम थोड़ा सा इसके बारे में बता रहे हैं। भूसंकलन, यानी कि लैंड जो स्लाइड होती है भूसंकलन, जैसा कि नाम से हमको पता चलता है कि लैंड स्लाइड यानी कि मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक खिसकना, मिट्टी पत्थर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकना ही भूसंकलन कहलाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, वनों की कटाई, मिट्टी का कटाव, बाढ़ या अन्य कई कारणों से गलत कृषि प्रणाली का उपयोग से भूसंकलन का कारण बनती है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो होगा इसका मानव जिम्मेवार होती है, इसलिए राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 13 देख लेते हैं। गैर
नवीनकरणीय ऊर्जा संसाधन है। अनवीनकरणीय या गैर नवीनकरणीय ऊर्जा का संसाधन है। तो बात हुई है गैर नवीनकरणीय ऊर्जा की, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। वे संसाधन जिसका उपयोग एक बार करने के बाद नष्ट हो जाते हैं और इसको बनने में हजारों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। ये जो ईंधन होते हैं, संसाधन जो होते हैं, ये जो संसाधन होते हैं समाप्त होने वाले ईंधन माने जाते हैं या संसाधन माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा कोल, यानी कि बी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। ये कोयला को हमको बनने में हजारों करोड़ों वर्ष लगते हैं और ये समाप्त होने वाले ईंधन माने जाते हैं। इसलिए आप इसका राइट आंसर जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो राइट आंसर होगा बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। कौन सी स्थिति काम के लिए असुरक्षित है? असुरक्षित आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा 14 का वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑयली फ्लोर, यानी कि ये ऑप्शन जो है असुरक्षित तरीका है। ऑयली फ्लोर का मतलब होता है वहाँ पर ऑयल तत्व यानी कि तैलीय पदार्थ की उपस्थिति होना, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा ऑयली फ्लोर। जब मान लीजिए किसी टूल्स में या जहाँ काम कर रही है उस कार्यस्थल पर अगर तेल का अगर तैलीय पदार्थ की उपस्थिति होगा, वहाँ पर नमी होगा, तो वहाँ पर यह दुर्घटना का भी कारण कभी कभी बन जाती है। इसलिए सबसे असुरक्षित तरीका आपको बताना था, इसलिए इसका राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा। अच्छी रोशनी ये सुरक्षित तरीका है, उचित उपकरण ये भी सुरक्षित तरीका है, पर्याप्त वायु संचार ये भी सुरक्षित तरीका है। नहीं है वो पूछा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? एक क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी के साथ चला जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आइए बात हुई है ग्लोबल वार्मिंग की, तो थोड़ी सी इसके बारे में जान लेते हैं। धरती पर लगातार तापमान में वृद्धि होना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। इसका गैस जो जिम्मेवार है वो डी हो जाएगा, आप ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर अब 16 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक एर्गोनिक खतरा नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो होगा इमोशनल डिस्टर्बेंस, यानी कि भावनात्मक गड़बड़ी, जो राइट ऑप्शन सी में है, यह जो है एर्गोनिक खतरा के अंतर्गत नहीं आती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। और क्वेश्चन नंबर इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन नंबर है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा 3R का भाग नहीं है? हम इसके बारे में ऊपर ही जाने दोस्तों। 3R का मतलब क्या होता है? तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है वो 3R का भाग नहीं है, तो ये आपके ऊपर है। आप इसका राइट आंसर जानते होंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अगर आपका राइट आंसर होगा तो हम रिप्लाई कर देंगे। तो ये छोटी सी वीडियो थी दोस्तों। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर करना ना भूलिए। इसी तरह का अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय।